नमस्कार। मैं डॉक्टर नृत्य गोपाल, हिंदी विभाग, हंसराज कॉलेज से। काव्य लक्षण भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम और आप काव्य लक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भरत मुनि से लेकर आचार्य कुंत तक, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक, उन्होंने काव्य को कैसे लक्षित किया, कैसे उसकी परिभाषा दी, इस संदर्भ में हमने और आपने चर्चा की। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण को परिभाषित करने के लिए, उसको शब्दबद्ध करने के लिए, उसका लक्षण देने के लिए एक लंबी परंपरा चली है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है आचार्य मम्मट का। काव्य लक्षण और इस काव्य लक्षण में आचार्य मम्मट की बात करते हैं तो आप जानते हैं आचार्य मम्मट ने ग्रंथ लिखा काव्य प्रकाश, और इस काव्य प्रकाश में एक लंबी परंपरा आचार्य मम्मट के सम्मुख थी काव्य शास्त्र की, और हमें आचार्य मम्मट के इस योगदान को समझना होगा और उनके महत्व को हमें ऐसे भी देखना होगा कि वे अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इतने अध्येता हैं कि अपने से पूर्व के आचार्यों का उन्होंने गहन चिंतन किया, मनन किया, बड़े अच्छे से उन्होंने उन सबको समझा, जाना, और तत्पश्चात काव्य का एक लक्षण दिया। और बहुत ही छोटा सा और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे ज्यादा स्वीकृति प्राप्त करने वाला काव्य लक्षण है। आचार्य मम्मट लिखते हैं, आचार्य मम्मट, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। इस काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट लिखते हैं, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट ने यह लक्षण दिया। अब आप इस लक्षण को देखें। आचार्य मम्मट कहते हैं, तद अदोषौ, तत् अर्थात वह, अर्थात काव्य। क्या है? बोले वह काव्य, तत् अदोषौ, अर्थात दोष रहित, तत् अदोषौ। बोले वह अर्थात काव्य क्या है? बोले वह अदोषौ है, दोष रहित है। बोले क्या? बोले शब्दार्थौ, बोले जो शब्द अर्थमय काव्य है, शब्द अर्थमय काव्य। बोले वह शब्द अर्थमय काव्य कैसा होना चाहिए? बोले वह अदोषौ होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बोले और उसमें है सगुणा। आप ये देखेंगे, उन्होंने कहा तद अदोषौ सगुणा अनलंकृति
अन अलंकृति पुनः क्वापि। बोले वह क्या है कि यह जो काव्य है, यह काव्य अदोषौ है और सगुणा, बोले गुण सहित, अन अलंकृति और अलंकार युक्त भी है। लेकिन एक और उन्होंने यहां पर जो बात कही, वह उन्होंने कहा पुनः क्वापि, अर्थात आचार्य मम्मट कहते हैं कि शब्दार्थ में काव्य अदोष होना चाहिए, गुण सहित होना चाहिए, अलंकार उसमें होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि पुनः क्वापि, तब वो कहते हैं अन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात कि काव्य में अलंकार स्फुट रूप में न भी हो तब भी वह काव्य है और वह काव्य श्रेयस्कर होगा। तो काव्य का ये जो लक्षण उन्होंने दिया, इस काव्य लक्षण के ऊपर परवर्ती आचार्यों ने कई आक्षेप किए। कई आक्षेप हैं, उनमें से प्रमुख आक्षेप आचार्य विश्वनाथ ने एक आक्षेप लगाया अदोषौ विशेषण पर। आप जानते हैं यहां पर शब्दार्थौ यह विशेष्य है और अदोषौ, अनलंकृति, सगुणौ ये इसके विशेषण हैं। इन विशेषणों के बीच में आचार्य विश्वनाथ ने अदोषौ को उन्होंने लक्षित किया। उन्होंने कहा कि अदोषौ से आचार्य मम्मट क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी चीज की कल्पना अदोषौ हो सकती है, दोष रहित तो हो सकती है क्या? निश्चित रूप में बड़ा प्रश्न है कि किसी भी तत्व की, निर्दोष तत्व की कल्पना करना यह परम तत्व की परिकल्पना है। तो उन्होंने कहा कि अदोषौ कहने से, बोले काव्य अदोषौ कैसे हो सकता है, दोष रहित कैसे हो सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न था। लेकिन परवर्ती आचार्यों ने उसका निराकरण भी उतने ही सहज और मनोरम ढंग से किया। बोले ये जो अदोषौ है, यह किसके लिए विशेषण है? बोले काव्य के लिए है, शब्दार्थमय काव्य के लिए है। तो बोले जब शब्दार्थमय काव्य के लिए है, जब ये लक्षण काव्य का है, तो दोष भी काव्य के होंगे। अर्थात काव्य में यथासंभव काव्य के दोषों से बचा जाए, वह काव्य के दोषों से रहित हो, यह कहना है आचार्य मम्मट का अदोषौ। एक बड़ा आक्षेप जो इस पर लगाया, वह लगाया अन अलंकृति। बोले यदि अलंकार ना भी हो पुनः क्वापि, बोले फिर भी उसे काव्य कहा जाना चाहिए। ये आचार्य जयदेव ने इसके ऊपर, आचार्य जयदेव हुए, उन्होंने इसके अनलंकृति, बोले अलंकार विहीन काव्य भी काव्य हो सकता है, इसके ऊपर आचार्य जयदेव ने बड़ा अच्छा सा आक्षेप किया। उन्होंने कहा कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्था अनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद् अनउष्ण अनलम कृति। अर्थात उन्होंने कहा कि अंगीकरोति यह काव्यम, बोले जो ऐसा स्वीकार करते हैं, बोले कैसा स्वीकार करते हैं? बोले जो ऐसा स्वीकार करते हैं शब्दार्था अन अलंकृति, बोले शब्द और अर्थ का जो काव्य है वह अन अलंकार में, बोले अलंकार विहीन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। बोले कैसे नहीं मानता? बोले यह परिकल्पना तो ऐसी है जैसे अशौ न मन्यते, बोले ये लोग ऐसा क्यों नहीं मान लेते? बोले क्या अन उष्ण अनलम कृति, बोले जैसे ऊष्मा विहीन अनल अर्थात अग्नि की कल्पना, बोले काव्य में बिना अलंकारों के काव्य की शोभा नहीं है। ऐसा आचार्य जयदेव ने ऐसा स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। खैर बात ये थी कि आचार्य मम्मट ने अपना काव्य लक्षण दिया और निश्चित रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिया। और यहाँ पर जो अलंकृति वाला है,
उसका परिहार भी इसी रूप में होता है कि ये जो अनअलंकृति की बात है, यह काव्य लक्षण की है, काव्य की है। बोले अलंकार विहीन जो काव्य होगा वह क्या काव्य नहीं है? बोले वह भी काव्य है। संभव है कि उसमें अलंकार स्फुट न हो, अलंकार दिखाई ना पड़े, लेकिन जैसे कहा गया कि जैसे बिना आभूषण के शरीर तो शरीर है, वह तो इस शरीर की शोभा वर्धक तत्व है, तो बोले अलंकार तो शोभा वर्धक तत्व है, इसलिए उसकी कल्पना अनलंकृति वह उस रूप में आचार्य मम्मट ने की। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में यह जो तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा अनलंकृति पुनः क्वापि, ये जो परिभाषा दी, ये जो लक्षण दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत अच्छा है। आचार्य मम्मट के पश्चात आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने अदोषों के ऊपर एक बड़ा आक्षेप किया, उन्होंने सगुणों के ऊपर भी किया था, लेकिन अदोषों के ऊपर उन्होंने बड़ा आक्षेप किया था। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में, आचार्य विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ, इनकी कृति है साहित्य दर्पण। काव्यशास्त्र की बहुत ही प्रतिष्ठित कृति। ये ग्रंथ काव्यशास्त्र के आधार ग्रंथ में है, आकर ग्रंथ में है, और इसमें आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा, काव्य का लक्षण देते हुए लिखा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये परिभाषा दी आचार्य विश्वनाथ ने। इसका अर्थ यह है कि रस आत्मकम, बोले ये जो रस आत्मक है, ये रस आत्मकम, बोले जिसकी आत्मा रस है, रस आत्मकम, रस की आत्मा वाला। बोले क्या? वाक्यम, बोले रस की आत्मा वाला जो वाक्य है वही काव्य है। अर्थात काव्य के लिए क्या आवश्यक है? बोले उसकी आत्मा रस है। और आप जानते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनिर आत्मा काव्यस्य कहा, आचार्य वामन ने रीतिर आत्मा काव्यस्य कहा, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहा। उस आत्मा के संदर्भ में, और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य पुरुष की पूरी परिकल्पना, पूरा रूपक प्रस्तुत किया, और उन्होंने उसमें एक बड़ा कि काव्य की आत्मा क्या है, काव्य का शरीर क्या है, काव्य के अवयव कौन कौन से हैं, काव्य के शोभावर्धक तत्व कौन कौन से हैं, एक बृहद काव्य रूपक उन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि काव्य का मूल गुण क्या है, वह लक्षण क्या है? बोले काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। बोले रसात्मक आत्मा वाला जो वाक्य है, या जिस वाक्य की आत्मा रस है, बोले वही काव्य है। बहुत सुंदर, अच्छी और संक्षिप्त परिभाषा है, और बिना रस के काव्य की परिकल्पना निश्चित रूप में असंभव ही है, क्योंकि यदि रस नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तो काव्य अपना उपस्थिति का ध्येय खो देगा। इस दृष्टि से आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का यह काव्य लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को, उनके काव्य की जो परिभाषा है, काव्य के संदर्भ में जो मान्यता है, उसके ऊपर तर्क वितर्क किया, उन्होंने उसके ऊपर तार्किक ढंग से पक्ष रखा। आचार्य विश्वनाथ का यह काव्य लक्षण भी उस तर्क की सीमा से बाहर नहीं है। यानी परिवर्ती आचार्यों ने उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए, उसके ऊपर भी कुछ आक्षेप लगाए, कुछ प्रश्न पूछे। जैसे इसमें जब आपने कहा रसात्मकम, रस आत्मकम,
जब ये बात कही गई तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो रस है, यह रस व्याख्या सापेक्ष शब्द है। इसमें भाव भी है, इसमें रसाभास भी है, इसमें भाव सबलता भी है। आप इसमें देखेंगे कि भाव की जो रस के जो अनेक तत्व हैं वे सभी इसमें समाहित हैं। और रस की प्रक्रिया आप आचार्य भरत ने जब ये कहा कि तत्र विभावानुभाव व्यवचार संयोगाद रस निष्पत्ति है, तो वहां से लेकर के रस की तो एक व्यापक परिकल्पना है। तो जब आपने कहा कि काव्य रसात्मक है, तो यह जो रस आत्मक है, रस शब्द तो बहुत ही व्याख्या सापेक्ष एक पूरी प्रक्रिया है। और काव्य के लक्षण में जब उसको परिभाषित किया जाए तो उसमें रस के इस चिंतन की प्रधानता कर दी जाए, तो यह कहां तक उचित है। ये आक्षेप आया कि रस की इस व्याख्या को किस तरीके से देखा जाए। और आत्मा शब्द क्योंकि वह दार्शनिक है, और हमने कहा कि भारतीय काव्य शास्त्र ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। जब वह आत्मा की बात कर रहे हैं तो वहां पर उन्होंने उसको दार्शनिक रूप भी दिया, तो रस आत्मकम। लेकिन एक और आक्षेप जो आचार्यों ने लगाया, जो उन्होंने पूछने की कोशिश की, वह है वाक्यम। प्रश्न ये है कि वाक्य मूलतः व्याकरण की इकाई है, भाषा विज्ञान की इकाई है, और इसकी निर्मिति में पद हैं। बोले पद जब संयुक्त होते हैं, पद जब मिलते हैं, तो वह पद से वाक्य की निर्मिति होती है। और आचार्यों का मानना यह है कि रस की उपस्थिति, रस का जो विधान है वह शब्दार्थ में है, वह शब्द में या पद में नहीं है, और यह वाक्य में नहीं है। तो आचार्य विश्वनाथ के वाक्यम रसात्मकम काव्यम पर ये जो वाक्यम शब्द है या वाक्यम पद जो प्रयुक्त हुआ है, इस वाक्यम पद के ऊपर आक्षेप आया और कहा गया कि यह तो मूलतः व्याकरण की इकाई है और इसमें पद की प्रधानता है, और इस पद की प्रधानता वाले इस वाक्य को आप कैसे रस का आधार मानेंगे, इसकी तो व्याख्या ही अलग हो जाएगी। तो यहां पर प्रश्न ये आया कि वाक्यम को, क्या वाक्य में शब्दार्थ को प्रमुख रखा जाएगा या व्याकरणिक इकाई? आक्षेप हैं, तर्क हैं, आचार्यों की मान्यता है, लेकिन हमें ये स्वीकार करना होगा कि आचार्य विश्वनाथ जब वाक्यम कह रहे थे और काव्य के संदर्भ में कह रहे थे, तो वह जो काव्य में प्रयुक्त वाक्य है, जिस वाक्य में शब्दार्थ निश्चित रूप में निहित होंगे, वह वाक्यम रसात्मकम। हाँ, बिना रस के काव्य की परिकल्पना आचार्य विश्वनाथ को स्वीकार नहीं है। इसलिए यह जो लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने कहा साहित्य दर्पण में। संस्कृत काव्यशास्त्र की इस लंबी परंपरा में, इस सुदीर्घ परंपरा में एक और बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हुए, जिनका नाम है पंडित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। आपकी कृति का नाम है रस गंगाधर। काव्य का लक्षण देते हुए पंडित राज जगन्नाथ लिखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अर्थात रमणीय अर्थ
प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। आचार्य जगन्नाथ बोले रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक शब्द है वह काव्य है। मनोरम, रमणीय का यहां पर आशय है मनोरम अर्थ को धारण करने वाला या मनोरम अर्थ को प्रतिपादित करने वाला। यद्यपि आचार्यों ने व्याकरणिक दृष्टि से यहां पर कहा कि यह शब्द, क्योंकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां शब्दार्थों कहा जा रहा था यहां आचार्य जगन्नाथ शब्द कहते हैं, लेकिन यह शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया वह प्रयोग किया है रमणीयार्थ के संदर्भ में। तो रमणीयार्थ बोले ये जो रमणीयार्थ है, इस रमणीय अर्थ को यानी मनोरम अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द है वही काव्य है। ऐसा काव्य लक्षण दिया आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने संस्कृत काव्य शास्त्र में। ये इस तरीके की परिभाषाएं रही। तत्पश्चात भी बहुत सारे आचार्य इसके ऊपर चिंतन मनन करते ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक स्वीकृति है या बहुत सुंदर परिभाषाएं जो आई वहाँ आचार्य जगन्नाथ हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात आप यदि काव्य लक्षण पढ़ेंगे तो काव्य लक्षण की परंपरा हिंदी जगत में भी उपलब्ध है। हम जब देखते हैं कि हिंदी का जो एक विकसित रूप रीतिकाल में जब आता है तो रीतिकाल के जो हमारे कवि हैं वे कवि काव्य शास्त्र के चिंतन मनन अनुगमन और उसको व्यवहार में धारण करते हैं और अपने संस्कृत काव्य शास्त्र का बहुत व्यापक संदर्भ में अनुवाद करते, और इसीलिए रीतिकाल की अपनी एक महत्ता उसके अनुवाद कर्म में है। और एक दूसरी महत्ता इस रूप में है कि भारतीय काव्य शास्त्र का जो चिंतन जम्मू कश्मीर में खास करके कश्मीर में जो चिंतन चल रहा था, संस्कृत के आचार्य वहां पर बैठ करके जो चिंतन कर रहे थे, उस कश्मीर के चिंतन को लोक भाषा में, ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में उल्था करने का, उसका अनुवाद करने का, उसका ट्रांसलेशन करने का बहुत महत्वपूर्ण काम रीतिकाल में हुआ। और रीतिकाल के आचार्यों ने काव्य के लक्षण दिए, लेकिन वे काव्य लक्षण प्रायः संस्कृत से प्रभावित रहे। उनमें कोई बहुत अधिक ऐसी नवीनता नहीं पाई जाती। जैसे अगर आप याद करें कि रीतिकाल के आरंभिक आचार्यों में हम नाम लेते हैं आचार्य चिंतामणि का। आचार्य चिंतामणि ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। आचार्य चिंतामणि कहते हैं कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। अब जब आचार्य चिंतामणि ये कह रहे हैं कि सगुण अलंकारान सहित, बोले वह सगुण हो, अलंकार सहित हो, दोष रहित जो हो, बोले दोष से रहित हो, और क्या हो, बोले वह शब्द अर्थ वारो, बोले उसमें शब्द और अर्थ निहित हो, बोले वह कवित्व जो शब्द और अर्थ को धारण करता हो, बोलो उसको आचार्य काव्य कहते हैं। अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है कि यह मूलतः आचार्य मम्मट का वही काव्य लक्षण है जहाँ वे कह रहे थे कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि, बोले वह तो अदोष है और गुण सहित है। और वही आचार्य चिंतामणि कह रहे हैं कि सगुण अलंकारान सहित, सगुणा अलंकारान, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोष रहित अदोषौ। तो हम ये देखते हैं कि आचार्य चिंतामणि का जो काव्य लक्षण है वह काव्य लक्षण मूलतः मम्मट जी के काव्य प्रकाश से प्रभावित है। रीतिकाल के आरंभिक आचार्यों में एक अन्य आचार्य हैं आचार्य केशवदास, जिन्हें बहुत अद्भुत प्रतिभा का धनी माना जाता है। उनकी बहुत चर्चित कृति है कवि प्रिया। उस कवि प्रिया में आचार्य
आचार्य केशवदास बहुत अच्छी सी परिभाषा लिखते हैं। यद्यपि आप देखेंगे कि आचार्य केशव दास, इन्होंने कविप्रिया में, इनकी कृति का नाम है कविप्रिया, अनेक कृति हैं जिसमें एक कविप्रिया भी है। उस कविप्रिया में आचार्य केशवदास ने लिखा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरण सरस सरिस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। अब यहां पे ये जो कविता है, उन्होंने ये जो कविता कहा, बोले यह काव्य है। बोले इस काव्य के लिए उन्होंने कहा कि जदब सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरिस सुवृत्त, बोले यदि किसी वनिता का, अर्थात किसी स्त्री का, सुंदर वर्णी स्त्री है, लेकिन वह सुंदर वर्णी स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत उच्च कुल भी है उसका, सुलक्षणी है, सुवर्ण जैसा उसका वृत्त है, यानी सोने कांति में देह है, फिर भी उन्होंने कहा कि भूषण, भूषण अर्थात आभूषण, आभूषण अर्थात अलंकार। बोले यदि वह अलंकार धारण न करे तो बोले वह इतनी सुंदर नहीं लगती, अर्थात अलंकार उसके सौंदर्य की वृद्धि करता है। ऐसा आचार्य केशवदास ने कहा। अर्थात जब हम काव्य लक्षण को देखेंगे तो आचार्य केशव का यह काव्य लक्षण अलंकारवादी आचार्यों की, काव्यम ग्राह्य अलंकारात, बोले काव्य की शोभा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः, और बोले काव्यम ग्राह्य अलंकारात, बोले काव्य अलंकार की कारण ग्राह्य होता है, और बोले ये जो अलंकार है बोले वह काव्य के शोभावर्धक तत्व है, काव्य शोभाया, बोले काव्य के शोभावर्धक तत्व हैं। तो यहां पर अलंकारवादी आचार्यों की जो संस्कृत में चिंतन शैली थी, आचार्य केशवदास भी उसी काव्य शैली को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कहने का आशय यह भी है कि रीतिकाल के आचार्यों ने काव्य का लक्षण तो दिया, लेकिन उस काव्य लक्षण में प्रभाव संस्कृत के काव्य चिंतन का रहा, उनका स्वतंत्र चिंतन कोई ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हिंदी जगत में आधुनिक हिंदी साहित्य में जब हम काव्य के लक्षणों को देखते हैं तो बहुत सारे काव्य लक्षण हमारे सम्मुख आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने भी काव्य का लक्षण दिया है, महादेवी वर्मा जी का भी है, पंत साहब भी देते हैं, बहुत सारे लोगों का काव्य लक्षण हमारे सामने है। लेकिन एक काव्य लक्षण जो हिंदी जगत से सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला काव्य लक्षण है, वह काव्य लक्षण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत के बड़े आचार्य हैं, इतिहासविद हैं, लेकिन जितना उनका इतिहास का काम है, इतिहास पर जो उन्होंने चिंतन किया है, जब हम उनके काव्य शास्त्र के चिंतन को देखते हैं तो आप जानते हैं रस मीमांसा के रूप में, रस के रूप में और तमाम पक्षों पर उन्होंने बहुत गहन चिंतन किया। इस चिंतन के केंद्र में जिस समय काव्य लक्षण आता है तो वे काव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप काव्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। उसे कविता कहते हैं। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई बात। आचार्य शुक्ल ने जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये जो उसे कविता कहते हैं, यह काव्य का लक्षण है। और यहाँ पर देखते हैं कि आप बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात को एक दार्शनिक स्वरूप में प्रस्तुत किया है। और जब हम अपने हृदय की इस मुक्तावस्था को और इस रस दशा को एक स्थायी भाव देना चाहते हैं, तो मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे उन्होंने कविता माना है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। पाश्चात्य जगत में भी अनेक आचार्यों ने काव्य के लक्षण दिए हैं और आप उन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन एक जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जहाँ से काव्य के चिंतन की आधार भूमि बहुत मजबूत और एक ऐसा धरातल प्राप्त करती है जिसके ऊपर अनेकानेक चिंतन होते रहे, ऐसे आचार्य अरस्तु, जिन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कविता के संदर्भ में कहा कि पोइट्री इज एन आर्ट।
बोले काव्य क्या है? बोले पोइट्री इज एन आर्ट। बोले काव्य कला है। और बोले यह कैसी कला है? पोइट्री इज एन आर्ट, आर्ट इज इमिटेशन ऑफ नेचर। बोले यह प्रकृति की अनुकृति है। बोले पोइट्री इज एन आर्ट, बोले काव्य कला है। ये है अरस्तु, और अरस्तु कहते हैं कि काव्य एक कला है, और यह पोइट्री इज एन आर्ट, और कला प्रकृति की अनुकृति है। और कॉलरिज ने कहा कि जो कविता है वह तो जो हमारे श्रेष्ठ शब्द हैं उनका श्रेष्ठ संयोजन ही कविता कहलाता है। ऐसा कॉलरिज जो कि पाश्चात्य जगत के सबसे प्रतिभाशाली आलोचकों में से एक माने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो जो वह तो बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। बोले वह जो श्रेष्ठ शब्द हैं उनका श्रेष्ठ संयोजन ही काव्य कहलाता है। तो काव्य के ऊपर हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत के आचार्यों का काव्य चिंतन है, हिंदी के आचार्यों का भी काव्य चिंतन है, पाश्चात्य जगत के आचार्यों का भी काव्य चिंतन है। और यह सुदीर्घ परंपरा है। हम इसको जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही हितकर है, उतना ही हमारे लिए आनंददायक भी है। तो ये जो काव्य लक्षण का विषय है, इसके ऊपर हम और आप चिंतन करें और इस चिंतन को जारी रखें। तो यह था काव्य लक्षण। आप सभी के साथ इसका चिंतन करते हुए, इसके बात करते हुए अच्छा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।